हेलो गाइस, वेलकम टू दिस सेशन। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ करंट अफेयर्स के कुछ एमसीक्यूज, जिसमें हमारा क्वेश्चन नंबर है 11। निम्नलिखित में से कौन सा देश ब्रिक्स का सदस्य है? तो हमें इसमें से बताना है कौन सा देश जो है हमारा ब्रिक्स का सदस्य है। फर्स्ट दे रखा है भारत, इंडोनेशिया, ईरान, मिस्र, इथोपिया। हमारा इसका राइट आंसर कौन सा होगा? तो इसका जो हमारा राइट आंसर है क्या होगा? डी। भारत, इंडोनेशिया, ईरान, मिस्र और इथोपिया ये सभी इसके सदस्य हैं देश ब्रिक्स के। ब्रिक्स हाल ही में इंडोनेशिया आधिकारिक तौर पर 10वें सदस्य के रूप में ब्रिक्स समूह में शामिल हो गया है। ब्रिक्स विश्व की 10वीं उभरती अर्थव्यवस्थाओं का एक अंतर सरकारी अनौपचारिक समूह है। ब्रिक्स मूल संस्थापक सदस्यों में ब्राजील, रूस, भारत और चीन शामिल है, जिनमें दक्षिण अफ्रीका वर्ष 2010 में शामिल हुआ है। वर्ष 2024 में ईरान, संयुक्त अरब अमीरात, मिस्र, इथोपिया और सऊदी अरब भी इसके सदस्य बन गए हैं। शुरू में अर्जेंटीना के वर्ष 2024 में इस समूह में शामिल होने की उम्मीद थी, लेकिन बाद में उसने ऐसा न करने का निर्णय लिया। पहला ब्रिक शिखर सम्मेलन वर्ष 2009 में रूस में आयोजित किया गया था, इसलिए जो इसका आंसर होगा हमारा डी होगा। हमारा क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। हमें फर्स्ट दे रखा है, यह एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था है जिसका गठन राष्ट्रों के बीच वैश्विक व्यापार के नियमों को विनियमित करने के लिए किया गया था। सेकेंड वाला, इसका गठन वर्ष 1994 में हस्ताक्षरित मार्केश समझौते के तहत किया गया था। थर्ड वाला, 1 जनवरी 2025 को इस संगठन की 30वीं वर्षगांठ मनाई गई है। हमें इसमें से बताना है ये किसके बारे में बात की गई है। तो हमारा फर्स्ट दे रखा है विश्व व्यापार संगठन, सेकेंड वाला व्यापार और विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन, थर्ड दे रखा अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, फोर्थ दे रखा है विश्व बैंक समूह। तो हमें इसमें से बताना है इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका जो हमारा आंसर होगा क्या होगा? विश्व व्यापार संगठन। इसका आंसर होगा हमारा ए। विश्व व्यापार संगठन WTO 1 जनवरी 2025 को विश्व व्यापार संगठन की 30वीं वर्षगांठ मनाई गई। विश्व व्यापार संगठन एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था है जिसका गठन राष्ट्रों के बीच वैश्विक व्यापार नियमों को विनियमित करने के लिए किया गया। इस गठन टैरिफ और व्यापार पर सामान्य समझौते के उरुग्वे दौर की वार्ता के बाद 123 देशों द्वारा 15 अप्रैल 1994 को हस्तांतरित मार्केश समझौते के तहत किया गया था, जिसके परिणाम स्वरूप वर्ष 1995 में विश्व व्यापार संगठन का गठन हुआ। WTO ने GATT, जो वर्ष 1948 में विश्व व्यापार विनियमित कर रहा था, का स्थान लिया। GATT वस्तुओं के व्यापार पर केंद्रित था, जबकि WTO के तहत वस्तुओं, सेवाओं एवं बौद्धिक संपदा संबंधी व्यापार को शामिल किया गया। मुख्यालय कहाँ है इसका? जिनेवा और स्विट्जरलैंड में। सदस्य कितने? 166 देश, जिनकी वैश्विक व्यापार में 98% हिस्सेदारी है। प्रमुख निकाय मंत्री स्तरीय सम्मेलन MC, सर्वोच्च निर्णय लेने वाला निकाय। विवाद निपटान निकाय जो है क्या है? DSB, व्यापार विवादों का समाधान करता है, इसलिए जो इसका आंसर होगा हमारा ए होगा। हमारा क्वेश्चन नंबर है 13, साहेल क्षेत्र से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। हमें साहेल क्षेत्र के बारे में बताना है। तो हमारा फर्स्ट दे रखा है, यह पश्चिमी सेनेगल से लेकर पूर्व में सूडान तक विस्तारित है। सेकेंड वाला, हमारा सवाना की तरह या कम वृद्धिशील घास मिलती है। थर्ड दे रखा है हमें, नील नदी इस क्षेत्र के लिए प्रमुख जल स्रोत है। तो हमें इसमें से बताना है कितने या कौन से कथन सही है। तो इसका जो हमारा आंसर क्या होगा? बी। इसमें केवल हमारा फर्स्ट और सेकंड सही है, लेकिन जो हमारा थर्ड वाला है वो क्या है? रॉन्ग है। हमारा जो यहाँ पर है, नील नदी इस क्षेत्र के लिए प्रमुख जल स्रोत है, तो नहीं। कौन सी नदी है यहाँ पर? नाइजर नदी इस क्षेत्र के लिए प्रमुख जल स्रोत है, तो इसलिए जो इसका आंसर क्या होगा? बी होगा। साहेल पश्चिमी और उत्तर मध्य जो अफ्रीका का एक अर्ध शुष्क क्षेत्र है, जो पश्चिमी में सेनेगल से पूर्व में सूडान तक विस्तारित है, इसलिए जो हमारा फर्स्ट है वो सही है। यह उत्तर में सहारा रेगिस्तान तथा दक्षिण में आर्द्र सवाना के बीच का संक्रमण क्षेत्र है। सवाना की तरह यह कम वृद्धिशील घास, कांटेदार झाड़ियां एवं विरल वनस्पति मिलती है, इसलिए जो हमारा सेकेंड है वो सही है। संयुक्त राष्ट्र UN द्वारा साहेल क्षेत्र का 10 देशों बुर्किना फासो, कैमरून, गाम्बिया, गिनी, माली, मोरिटानिया, नाइजर, नाइजीरिया, सेनेगल और चाड के बीच सीमांकन किया गया है। पश्चिमी अफ्रीका की सबसे लंबी एवं सबसे बड़ी नाइजर नदी इस क्षेत्र का प्रमुख जल स्रोत है, इसलिए जो हमारा थर्ड है वो सही नहीं है। हमारा क्वेश्चन नंबर है 14, भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए।
हमें फर्स्ट दे रखा है भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष अनुसंधान समिति की स्थापना डॉक्टर साराभाई और डॉक्टर रामनाथन के नेतृत्व में की गई थी। सेकेंड वाला प्रथम भारतीय अंतरिक्ष यान आर्यभट्ट का विकास और प्रक्षेपण सोवियत लॉन्चर का उपयोग करके किया गया था। हमें इसमें से बताना है कितने या कौन से कथन सही है। तो इसका जो हमारा आंसर होगा क्या होगा, सी। इसमें हमारे दोनों ही सही है। भारत की अंतरिक्ष अनुसंधान गतिविधियां 1960 के दशक में डॉक्टर विक्रम साराभाई के नेतृत्व में आरंभ की, जिसके 3 प्रमुख तत्व थे: संचार, सुदूर संवेदन के लिए उपग्रह, अंतरिक्ष परिवहन और अनुप्रयोग कार्यक्रम। डॉक्टर साराभाई के नेतृत्व में भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष अनुसंधान समिति की स्थापना की गई थी, इसलिए जो हमारा फर्स्ट है वो सही है। वर्ष 1975-76 में सैटेलाइट इंटरनेशनल टेलीविजन एक्सपेरिमेंट आरंभ किया गया, जिसके बाद गुजरात में खेड़ा संचार परियोजना केसीपी शुरू की गई। भारत का पहला अंतरिक्ष यान आर्यभट्ट एक सोवियत लॉन्चर के साथ लॉन्च किया गया था और SLV-3 जो पृथ्वी की निचली कक्षा में 40 किलोग्राम तक का वजन रखने में सक्षम था, का वर्ष 1980 में सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया था, इसलिए जो हमारा सेकेंड है वो भी सही है। वर्ष 1990 के दशक में भारत ने अंतरिक्ष में महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे का विकास किया, जिसमें संचार एवं जलवायु विज्ञान के लिए इनसैट प्रणाली और रिमोट सेंसिंग के लिए IRS प्रणाली शामिल है। इस अवधि के दौरान PSLV और GSLV का विकास प्रमुख उपलब्धि थी। हमारा क्वेश्चन नंबर 15, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। हमें फर्स्ट दे रखा है विद्युत एक समवर्ती विषय है, इसे भारत के संविधान की 7वीं अनुसूची में शामिल किया गया है। सेकेंड वाला है भारत विश्व भर में तीसरे सबसे बड़ा विद्युत उत्पादक एवं उपभोक्ता है। थर्ड है किरीट पारिक समिति 2022 ने विद्युत उत्पादन से संबंधित पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस के लिए मूल्य निर्धारण सुधारों की सिफारिश की। हमें इसमें से बताना है कितने या कौन से कथन सही है। तो इसका जो हमारा आंसर होगा क्या होगा, सी। इसमें हमारा फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड तीनों ही सही है। हमारा जो विद्युत क्षेत्र से संबंधित संवैधानिक प्रावधान संघ सूची की जो हमारी प्रविष्टि है 14 या विदेशी देशों के साथ संधियां और समझौते करने तथा विदेशी क्षेत्रों के साथ संधियां, समझौतों और अभिसमयों को क्रियान्वित करने से संबंधित है। समवर्ती सूची की प्रविष्टि जो 38 है, भारत के संविधान की 7वीं अनुसूची में सूची 3 में प्रविष्टि 38 में बिजली एक समवर्ती विषय है, इसलिए जो हमारा फर्स्ट है वो सही है। विद्युत मंत्रालय देश में विद्युत ऊर्जा के विकास के लिए जिम्मेदार है। भारत के विद्युत क्षेत्र की स्थिति, भारत तीसरा सबसे बड़ा विद्युत उत्पादक और उपभोक्ता, अप्रैल 2023 का जो हमारा 442.85 गीगावाट ने वित्त वर्ष 23 में विद्युत की खपत 9.5% की वृद्धि देखी, इसलिए जो हमारा सेकेंड है वो भी सही है। विद्युत क्षेत्र में सुधार से संबंधित समिति, किरीट पारिक समिति 2022 विद्युत उत्पादन से संबंधित जो हमारा पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस के लिए मूल्य निर्धारण सुधारों की सिफारिश की गई, इसलिए जो हमारा थर्ड है वो भी सही है। अशोक चावला समिति 2011 विद्युत उत्पादन के लिए कोयला एवं प्राकृतिक गैस समेत संसाधन आवंटन का अध्ययन किया गया। दीपक जो हमारा पारेख समिति है 2008 विद्युत क्षेत्र की परियोजनाओं के वित्त पोषण के लिए उपाय सुझाए गए। हमारा क्वेश्चन नंबर है 16, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। फर्स्ट दे रखा हमें गुरु गोविंद सिंह अपने पिता गुरु तेग बहादुर जो कि 9वें सिख गुरु थे उत्तराधिकारी बने। सेकेंड वाला, उन्होंने वर्ष 1999 में खालसा पंथ की स्थापना की और धर्म और न्याय की रक्षा के लिए समर्पित एक योद्धा समुदाय था। थर्ड वाला, उन्होंने पंच प्यारे नामक संस्था की स्थापना की, जिसके तहत उन्होंने बलिदान के लिए 5 सिर मांगे और 5 लोगों ने स्वेच्छा से उनकी मांग पर प्रतिक्रिया दी। हमें इसमें से बताना है किसके व्यक्तित्व के बारे में बात की गई है। तो इसका जो हमारा आंसर है वो क्या होगा, गुरु गोविंद सिंह। गुरु गोविंद सिंह है। हाल ही में प्रधानमंत्री ने सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह जो उनकी 358वीं जयंती जिसे प्रकाश उत्सव के रूप में मनाया जाता है पर श्रद्धांजलि अर्पित की। उनकी जयंती नानक शाही कैलेंडर और सौर वर्ष के अनुसार पर आधारित है, जिसके अनुसार वर्ष 2025 में यह 6 जनवरी को है। इन्होंने सिख पहचान के प्रतीक के रूप में 5 को प्रस्तुत किया, अर्थात कंगा जो कंगी, केश, बिना कटे बाल, कड़ा, स्टील का कंगन, कृपाण, तलवार और कचेरा शॉर्ट्स। उनके बेटों जोरावर सिंह उम्र 7 वर्ष और फतेह सिंह उम्र 9 वर्ष की सरहिंद के गवर्नर वजीर खान ने इस्लाम धर्म अपनाने से इनकार करने के कारण हत्या कर दी थी।
उनके दो बड़े बेटे जैसे अजीत सिंह और शुजात सिंह ने चमकौर के युद्ध 1705 में अपने प्राणों की आहुति दी, जिसमें एक छोटी सिख सेना ने मुगलों तथा पहाड़ी राजाओं से युद्ध किया था। उनकी शहादत को याद करने के लिए 26 दिसंबर को वीर बाल दिवस के रूप में मनाया जाता है। जो हमारा पंज प्यारे, गुरु गोविंद सिंह ने पंज प्यारे नामक संस्था की स्थापना की, जिसके तहत उन्होंने बलिदान के लिए 5 सिर मांगे और 5 लोगों ने स्वेच्छा से उनकी मांग पर प्रतिक्रिया दी। पारंपरिक जीवन, उनका जन्म 22 दिसंबर 1666 को पटना सहित बिहार में हुआ था। वे अपने पिता गुरु तेग बहादुर के 90वें सिख गुरु के उत्तराधिकारी बने। योगदान, उन्होंने वर्ष 1699 में खालसा पंथ, जो धर्म और न्याय की रक्षा के लिए समर्पित एक योद्धा समुदाय था, इसकी स्थापना की। इसलिए जो हमारा इसका आंसर होगा बी। हमारा क्वेश्चन नंबर है 17। इसमें क्या है, हमारा भारत पोल पोर्टल प्रयास चर्चा में रहता है। हमें इसमें से बताना है किसके लिए चर्चा में रहता है। राज्य एजेंसी और इंटर पोर्टल के बीच समन्वय। सेकेंड वाला एकीकृत भुगतान इंटरफेस यूपीआई ट्रांजैक्शन। सी वाला है गुमशुदा व्यक्तियों के लिए राष्ट्रीय डेटाबेस। और डी वाला पर्यावरण अनुपालन की निगरानी। तो हमें इसमें से बताना है किसके लिए चर्चा में रहता है। तो इसका जो हमारा आंसर होगा वो क्या होगा, ए। राज्य एजेंसी और इंटरपोल के बीच समन्वय का कार्य करता है। यहाँ भारत पोर्टल, जो हमारा भारत पोल पोर्टल, भारत के केंद्रीय गृह मंत्री ने भगोड़ों का पता लगाने तथा तेजी से अंतर्राष्ट्रीय सहायता उपलब्ध कराने में भारतीय अन्वेषण एजेंसियों की दक्षता बढ़ाने के लिए भारत पोल पोर्टल लॉन्च किया है। भारत पोल पोर्टल केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो द्वारा विकसित यह पोर्टल केंद्रीय और राज्य एजेंसियों को रियल टाइम जानकारी साझा करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक पुलिस संगठन इंटरपोल से जुड़ने की सुविधा प्रदान करता है तथा यह पिछली जो हमारी प्रणाली को प्रतिस्थापित करता है, जिसमें केवल एसबीआई को यहां पहुंच प्राप्त थी। भारत पोल साइबर अपराध, मादक पदार्थों की तस्करी और मानव तस्करी से बढ़ते अंतर्राष्ट्रीय अपराधों से निपटने के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को प्रभावी रूप से समन्वित करता है। यह पोर्टल रेड नोटिस तथा अन्य इंटरपोल नोटिसों से संबंधित कार्रवाई को तेज करेगा, जिससे क्षेत्रीय स्तर के पुलिस अधिकारियों के लिए अपराधों से निपटना सरल हो जाएगा। क्षमता निर्माण, एसबीआई को भारत पोल के प्रयोग पर राज्यों को प्रशिक्षण देने तथा प्रभावी सुनवाई हेतु 3 नए आपराधिक कानूनों को लागू करने का कार्य सौंपा गया है। इसलिए जो हमारा इसका आंसर फर्स्ट है सही है। हमारा क्वेश्चन नंबर 18, भारतीय मानक ब्यूरो के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। हमें फर्स्ट दे रखा है, यह वस्तुओं की मानकीकरण, अंकन और गुणवत्ता प्रमाणन के लिए विकास के लिए स्थापित अर्ध न्यायिक निकाय है। सेकेंड वाला, यह सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के अधीन कार्य करता है। तो हमें इसमें से बताना है कितने कौन से कथन सही है। तो इसका जो हमारा आंसर होगा क्या होगा, डी। इसमें हमारा फर्स्ट और सेकंड दोनों ही सही नहीं है। यह जो हमारा यह वस्तुओं के मानकीकरण, अंकन, गुणवत्ता प्रमाणन विकास के लिए कौन सा, यह एक वैधानिक निकाय है। और हमारा जो इसमें है यह निकाय जो उपभोक्ता और खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के अधीन कार्य करता है। इसलिए जो इसका आंसर क्या होगा, डी। इसमें हमारा कोई भी सही नहीं है। भारतीय मानक ब्यूरो भारत का वैधानिक राष्ट्रीय मानक निकाय है, जिसकी स्थापना भारतीय मानक ब्यूरो अधिनियम 2016 के तहत वस्तुओं के मानकीकरण, अंकन और गुणवत्ता प्रमाणन की गतिविधियों के सामंजस्यपूर्ण विकास के लिए की गई थी। इसलिए जो हमारा फर्स्ट है वो सही नहीं है। इसकी स्थापना आरंभ में भारतीय मानक संस्थान ISI के रूप में की गई थी, जो 6 जनवरी 1947 को अस्तित्व में आया। यह उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के अधीन कार्य करता है। इसलिए जो हमारा सेकेंड है वो भी सही नहीं है। यह उत्पाद प्रमाणन ISI मार्क, सोने और चांदी के आभूषणों की हॉल मार्किंग, ESO मार्क योजना, पर्यावरण अनुकूल उत्पादों की लेबलिंग के लिए जैसी विभिन्न योजनाएं संचालित करता है। हमारा क्वेश्चन नंबर है 19, भारत प्रौद्योगिकियों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। हमें इसमें से बताना है कितने कौन से कथन सही है। फर्स्ट दे रखा है, प्रकाश उत्सर्जक डायोड की तुलना में जो हमारा ताप दीप्त लेपों की ऊर्जा दक्षता अधिक होती है। सेकेंड वाला, कॉम्पैक्स फ्लोरोसेंट लैंप जो इनकेंडेसेंट लैंप की तुलना में अधिक टिकाऊ होते हैं। थर्ड है, ताप दीप लैंप सर्वदिशात्मक रूप से प्रकाश उत्सर्जित करते हैं। तो हमें इसमें से बताना है कितने कौन से कथन सही है। तो इसका जो हमारा आंसर होगा वो क्या होगा, बी।
इसमें केवल हमारे दो सही है, सेकेंड और थर्ड, लेकिन जो हमारा फर्स्ट वाला है वो रॉन्ग है। प्रकाश उत्सर्जक डायोड की तुलना में ताप दीप्त लेपों की ऊर्जा दक्षता कम होती है। ताप दीप लैंप AISL प्रकाश उत्पन्न करने के लिए टंगस्टन फिलामेंट को गर्म करके संचालित होते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप ऊष्मा के रूप में पर्याप्त ऊर्जा की हानि होती है। LED की तुलना में उनकी दक्षता काफ़ी कम है, जो लगभग सभी बिजली को प्रकाश में बदलने के लिए अर्धचालक प्रौद्योगिकी का उपयोग करते हैं, इसलिए हमारा फर्स्ट है वो सही नहीं है। LED समान प्रकाश उत्पादन के लिए बहुत कम बिजली की खपत करते हैं, जिससे वे कहीं अधिक ऊर्जा कुशल विकल्प बन जाते हैं। ICL नाजुक होते हैं क्योंकि वे नाजुक टंगस्टन फिलामेंट से बने होते हैं, जो मामूली झटकों या कंपन से आसानी से टूट सकते हैं। इसके विपरीत कॉम्पैक्ट फ्लोरोसेंट लैंप जो हमारा CFL अधिक मजबूत होते हैं और लंबे समय तक चलते हैं, क्योंकि वे प्रकाश उत्पन्न करने के लिए गैस डिस्चार्ज मैकेनिज्म एवं फास्फोर कोटिंग का उपयोग करते हैं, जो ICL में फिलामेंट आधारित तंत्र की तुलना में टूट फूट को कम करते हैं। इस प्रकार CFL वास्तव में ICL की तुलना में अधिक टिकाऊ होते हैं, इसलिए जो हमारा सेकेंड है वो सही है। ICL द्वारा उत्पादित प्रकाश फिलामेंट के डिजाइन के कारण सभी दिशाओं में प्रकाश समान रूप से विकीर्ण होता है। यह सर्वदिशात्मक उत्सर्जन ICL की प्रमुख विशेषताओं में से एक है, जो उन्हें ऐसे अनुप्रयोगों के लिए उपयुक्त बनाता है जहां व्यापक समान प्रकाश की आवश्यकता होती है, इसलिए जो हमारा थर्ड है वो सही है। आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। ऑयल पाम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। हमें फर्स्ट दे रखा है, इसकी उत्पत्ति पश्चिमी अफ्रीका के उष्णकटिबंधीय वर्षावन क्षेत्र में हुई। सेकेंड वाला है, ऑयल पाम से तेल की उपज पारंपरिक तिलहनों की तुलना में 5 गुना अधिक है। थर्ड वाला, भारत विश्व का सबसे बड़ा ऑयल पाम का आयातक है। हमें इसमें से बताना है कितने या कौन से कथन सही है। तो इसका जो हमारा आंसर होगा क्या होगा, सी। इसमें हमारा फर्स्ट सेकंड थर्ड तीनों ही सही है। पश्चिमी अफ्रीका के उष्णकटिबंधीय वर्षावनों में उत्पादित होने वाला ऑयल पाम भारत में अपेक्षाकृत नई फसल है, लेकिन प्रति हेक्टेयर वर्ष सर्वाधिक वनस्पति तेल की उपज देता है, इसलिए जो हमारा फर्स्ट है वो सही है। ऑयल पाम की उपज पारंपरिक तिलहन की तुलना में 5 गुना अधिक है। ऑयल पाम 2 प्रकार के तेल का उत्पादन करता है। पाम तेल जो फल के मेसोकार्प से प्राप्त होता है और इसमें 45 से 55% तेल होता है, और पाम कर्नेल तेल को जो कर्नेल से प्राप्त होता है और लौरिक तेलों का स्रोत होता है, इसलिए जो हमारा सेकेंड है वो सही है। भारत में ऑयल पाम की खेती प्रमुखता से आंध्र प्रदेश, तेलंगाना तथा केरल में होती है, जिसका कुल उत्पादन 98% हिस्सा है। कर्नाटक, तमिलनाडु, ओडिशा, गुजरात, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर और नागालैंड जैसे अन्य राज्य भी इसकी खेती में योगदान देते हैं। भारत विश्व का सबसे बड़ा ऑयल पाम आयातक है, जिसका आयात वर्ष 2023-24 में 9.2 मिलियन टन तक पहुंचा है, जो देश के कुल खाद्य तेल आयात का 60% था। जो हमारा थर्ड वाला है वो भी सही है। ऑयल पाम का जो मुख्य रूप से इंडोनेशिया, मलेशिया और थाईलैंड से प्राप्त होता है। उम्मीद है जो आज का हमारा सेशन आपको अच्छा लगा। अगर आपको हमारा सेशन अच्छा लगा है तो आगे की अपडेट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। ओके, थैंक यू सो मच।